स्टूडेंट्स मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की कि आप लोग काइंडली स्क्रीन पे खुद मत कुछ लिखा करें। इसको पुश करना। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीक में हमने कुछ पढ़ा था और कुछ छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं जो मैंने आपको करने के लिए दी थी, सो आप लोगों ने की हैं वो? नहीं रख दो, सीट पे रखो। नहीं, ये जब आप रखते हो ना ऊपर से कहीं खिंचाव पड़ रहा। स्टूडेंट्स जस्ट है। जी स्टूडेंट्स, तो जरा मेरे साथ वो आंसर्स डिस्कस कर लें आप लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में था लुब्रिकेंट फॉर सेविंग मशीन्स। इसको क्या कहेंगे? लुब्रिकेंट फॉर सेविंग मशीन्स। जी साहब बिल्कुल ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल है और ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएगा। नेक्स्ट है जी फ्लॉपी डिस्क फॉर जनरल ऑफिस कंप्यूटर। जी साहब बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन प्रोडक्शन में आती है, बिल्कुल ठीक। जी नेक्स्ट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर जनरल ऑफिस फोटोकॉपिंग मशीन।
जी इट इज नॉन प्रोडक्शन। The maintenance contract for general office photocopying machine. ये भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आएगा क्योंकि ये भी ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट है। तो जो कॉस्ट ऑफिस रिलेटेड हो वो एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, यानी कि ऑफिस रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिडर होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। नेक्स्ट, टेलीफोन रेंटल प्लस मीटर्ड कॉल्स। जी हसान, वेरी गुड। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन। जी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। जी इट्स अ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी चार्ज फॉर म्यूजिक ब्रॉडकास्ट थ्रू आउट द फैक्ट्री। जी इट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। और एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। नेक्स्ट के बाद आते हैं मार्केट रिसर्च टू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अच्छा, 6 में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है 6 वाला परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी चार्ज फॉर म्यूजिक ब्रॉडकास्ट थ्रू आउट द फैक्ट्री, ये बेसिकली होता ये है कि कंपनीज के अंदर जो वर्कर्स होते हैं, स्पेशली जो सिस्टम पर काम करते हैं, जो लोग सिस्टम पे नॉर्मली काम करते हैं, उनके लिए क्या होता है कि एक तो लंच ब्रेक होती है, ठीक है। दूसरा, उनको जो है थोड़ा सा टी सेशन रखे जाते हैं ताकि उनके जो उनकी हेक्टिक रूटीन है काम करने की, उसमें थोड़ा सा एक गैप जो है वो आ जाए, उन्हें एक थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो वो जो उनका टी सेशन या जो लंच ब्रेक्स वगैरह होती हैं, उसके अंदर उनको कुछ म्यूजिक फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। पाकिस्तान में तो खैर ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उनका माइंडसेट ये है कि जब एम्प्लॉय को आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं तो आफ्टर द रिलैक्सेशन वो फिर ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट वे में काम कर सकता है। सो इसलिए ये लोग इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो जार है, अब इसमें इसने वर्ड यूज किया थ्रू आउट द फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री के सारे, कंपनी के सारे वर्कर्स के लिए, थ्रू आउट द फैक्ट्री, सारी कंपनी के वर्कर्स के लिए ये फैसिलिटी, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में ही आ जाएगा। जी फवाद, गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट है जी मार्केट रिसर्च। अच्छा, म्यूजिक फैसिलिटीज भी हो सकती हैं, गेम्स वगैरह की फैसिलिटीज भी होती हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे एम्प्लॉय से फ्रेश हो जाए, उसके लिए किया जाएगा। जी, मार्केट रिसर्च अंडरटेकन प्रायर टू अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च।
जी बिल्कुल ठीक है। इट इज सेलिंग नॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सेलिंग कॉस्ट है। देखें हम प्रोडक्ट बना चुके हुए हैं, अब ये रिसर्च हो रही है कि हमने उसको इंट्रोड्यूस पहले किस मार्केट में करवाना है, यानी कि उसका इनिशिएटिव किस मार्केट से लेना है। ये रिसर्च अब इस चीज के ऊपर हो रही है। काइंडली अगर ये आप में से किसी से ये लाइन ड्रॉ हुई है स्क्रीन पे, तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन है इसको रेज करने का, इसको प्लीज रेज कर दीजिएगा सेंटर में। ये बहुत अजीब सी लग रही है लाइन लगी हुई। अच्छा, अब मतलब ये वो रिसर्च नहीं है, प्रोडक्ट बन चुके हैं, अब हम इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं सेलिंग के लिए। तो देखना ये कि हम इनिशिएटिव किस से ले रहे हैं, यानी कि हम उसको पहले किस मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं, ये इसका माइंडसेट है। तो ये सेलिंग पर्पस के लिए ये चीज की जा रही है। नेक्स्ट है वेजेस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द फैक्ट्री। जी ये सभी लोग इसमें अपनी इनपुट दें, जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं। जी हसान, वेरी गुड। जी ये इनडायरेक्ट लेबर है। जी एजा बिल्कुल ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर है और ये आएगी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। देखिए इसने वर्ड यूज किया है फैक्ट्री, तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। तो ये इनडायरेक्ट लेबर है लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड के अंडर आएगी। जी अनीस, कंवर, फवाद, इज डेट क्लियर? अगर ये लिख देता वेजेस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड फॉर द कंपनी या फॉर द होल फैक्ट्री, तो फिर हम इसको, इनडायरेक्ट लेबर तो होता है लेकिन फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है कि पूरी कंपनी की बात हो रही है। नेक्स्ट, कैरेज ऑन परचेज ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। कैरेज ऑन परचेजेस ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। जी 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 फवाद, अगर फिर देन ये एडमिन में होता, अब नहीं, क्योंकि अब खाली फॉर फैक्ट्री का, तो इसलिए प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा। जी कैरेज ऑन परचेजेस ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। जी शाबाश, वेरी गुड एजा। ये डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। ये डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है, कैरेज कॉस्ट, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपने किसी एसेट को परचेज करने पे लगाई हो, तो फिर वो उस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होती है, यानी कि फिर उसको हम एक्सपेंस नहीं ट्रीट करते हैं, वो पार्ट ऑफ एसेट कॉस्ट है, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा कंसिडर होगी। गॉट इट? या इसकी कोई एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? देखो मैं इसकी एक बड़ी लोकल सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने अभी बड़ी ईद गुजरी है, तो बड़ी ईद पे आप लोगों ने जानवर लिया कुर्बानी करने के लिए। लेट्स से कि अब वो जानवर आपको मिल रहा है 70,000 का, 70,000 का जानवर आपको मिला, और उसके ऊपर आपने
ट्रांसपोर्टेशन पे कर दी 3000 आपने ट्रांसपोर्टेशन पे कर दी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जानवर कितने का है, तो आप उसकी वैल्यू कितनी बताएंगे, 70,000 या 73,000? जी अनीस। 73,000, क्योंकि जब आप हिस्से करेंगे तो आप 73,000 को डिवाइड करेंगे ना 7 लोगों पे। तो सेम यही चीज है, क्योंकि गाय जो आप लेकर आ रहे थे जानवर, वो एक एसेट था। तो एसेट की जो ट्रांसपोर्टेशन आपको पड़ी, वो उस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हुई, उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा कंसिडर होगी। जी नेक्स्ट, रॉयल्टी पेएबल ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई प्रोड्यूस। जी बिल्कुल आसान, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी जो होती है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जब हम रॉयल्टी कहते हैं तो रॉयल्टी का मतलब है कि आप किसी का नाम इस्तेमाल करने पे जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, किसी का नाम इस्तेमाल करने से जो आपको कॉस्ट पड़ती है, वो बेसिकली आपकी रॉयल्टी है। फॉर एग्जांपल, अगर लेट से कि आपने मैं कहता हूँ कि मैंने केएफसी की एक फ्रेंचाइज, मैंने केएफसी के नाम से एक कैफे ओपन कर ली। अब क्या केएफसी बॉडी मुझे ऐसा करने देगी? नहीं, वो कहेंगे कि आप हमारा नाम इस्तेमाल करके बिजनेस नहीं चला सकते। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इसके बदले में एक नॉमिनल अमाउंट पे करें। मतलब केएफसी बॉडी कहती है कि आप हमें जो है वो पे करें, इसके ऊपर एक अमाउंट पे करें। जैसे वो कहता है कि जी आप जितनी मील्स आपके सेल होंगे, आप पर मील हमें 50 रुपीज जो है वो पे करें। अब जो 50 रुपीज आप पर मील पे करेंगे, डेट इज बेसिकली द रॉयल्टी। वो रॉयल्टी कहलाएगी। गॉट इट? तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट, रोड फंड लाइसेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल्स। रोड फंड लाइसेंसेस फॉर डिलीवरी व्हीकल्स। जी बिल्कुल ठीक है हसान, शाबाश। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कैटेगरी में आती है। पास टू कस्टमर्स। थर्मल डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे बन सकते हैं बच्चे? जी, इट कैन बी सेलिंग और इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे देखें, अगर तो ये पार्सल भेजा जा रहा है थ्रू कोरियर सर्विस, यानी कि इसका कोरियर किया जा रहा है, तो फिर तो ये आएगा नॉन प्रोडक्ट इसमें सेलिंग में। लेकिन अगर कंपनी खुद इसको हैंड ओवर करके आ रही है कस्टमर को, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। सो यहाँ इसने मेंशन नहीं किया, सो ये दोनों में आ सकता है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स ऑन टेलीविजन।
जी, इट्स सेलिंग। हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सो इट इज सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट होती है नॉर्मली प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सो इट इज सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग पर्पस के लिए हो रहा है खर्चा। व्हाट अबाउट द ऑर्डर? जी, बाकी लोग भी अपनी इनपुट देंगे इसमें। जी शाबाश, इट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। चीफ अकाउंटेंट सैलरी, वेरी गुड, इट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती ही नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, लेकिन ये मैं बार बार लिख रहा हूँ सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए। अदरवाइज एडमिन, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं जानबूझकर बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। वेजेस ऑफ ऑपरेटिंग इन द कटिंग डिपार्टमेंट, जी वेरी गुड, दिस इज डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग स्लोगन्स ऑन, cost of painting advertising slogans on delivery vans. जी, it is selling, excellent। क्योंकि बेशक डिलीवरी वैन्स हैं, जी फवाद, मैंने यही बताया था कि जो आपका चीफ अकाउंटेंट जो है वो चूंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है, तो जाहिर है वो फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आता है, सो वो एडमिन में ही चार्ज होगा। एडमिन डिपार्टमेंट नॉर्मली अकाउंट्स डिपार्टमेंट नॉर्मली एडमिन के अंडर आता है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी बंदे हैं, लोग हैं, वो सब के सब एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिडर होंगे। जी, वेजेस ऑफ स्टोर कीपर्स इन मटेरियल स्टोर, जी शाबाश। इनडायरेक्ट लेबर, और ये आएगा किसमें? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक। वेजेस ऑफ फोर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर्स हु हैंडल रॉ मटेरियल, जी ये इनडायरेक्ट लेबर, और किसमें आएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट है कि ये जो 18 और 19 पॉइंट है, इसको हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्यों लिखा? सवाल। उसकी वजह यह है कि ये रॉ मटेरियल की स्टोरेज की बात कर रहा है, ये रॉ मटेरियल को हैंडल कर रहा है। अगर ये फिनिश गुड्स को हैंडल कर रहा होता, फिनिश गुड्स की स्टोरिंग की बात कर रहा होता, फिनिश गुड्स को हैंडल करने की बात कर रहा होता, तो फिर ये सेलिंग में या तो सेलिंग में जाता या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाता, यानी कि फिर ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होता। क्योंकि देखो, हम लोग रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं प्रोडक्शन में यूज करने के, हम लोग रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। इसका मतलब रॉ मटेरियल की जो स्टोरेज है वो की जाती है ड्यू टू प्रोडक्शन करने के लिए।
ठीक है, तो इसलिए वो हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की बात की जाए तो फिनिश गुड्स वो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट यूनिट्स होते हैं। तो फिनिश गुड्स को स्टोर किया जाता है सेलिंग करने के लिए, सेल करने के लिए, तो वो फिर आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 जी, इसका 20th स्टेटमेंट। बिल्कुल डी का, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएगा। एक्सीलेंट जॉब परमल, इजा, हसान बिन कुद्दूस, फवाद असलम साहब, सब लोग। अच्छा, आप इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को नहीं मिलेगी, इसकी आप वैसे एक पिक्चर ले लें अपने पास। इसकी वैसे आप मोबाइल से एक पिक्चर ले लें, इसकी पीडीएफ नहीं आपको मिलेगी। जी, पिक्चर ले लिया आप लोगों ने? जी, क्वेश्चन नंबर 2 का जरा मुझे बताइएगा, प्राइम कॉस्ट क्या आ रही है आप लोगों की? प्राइम कॉस्ट बता रहे हैं आपके साथ। ये कह रहे हैं कि जी प्राइम कॉस्ट इज 36,350। ये कह रहे हैं जी। नो, व्हाट अबाउट प्रोडक्शन कॉस्ट? जी बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ये बता रहे हैं 38,800। एंड व्हाट अबाउट टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट ये बता रहे हैं 41,400 रुपीज। यही आ रहे हैं सबके बैलेंसेस। इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गई है काफी। क्या क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 को करवाने की जरूरत है? ओके, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में उसने आपसे प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मांगी है। सबसे पहले डायरेक्ट हम पहले निकालेंगे प्राइम कॉस्ट, लेकिन प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल ए 3 kg मल्टीप्लाई बाय पीस 6.2 पर केजी। क्या आती है जी वैल्यू?
जी परमल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसको फॉलो कर लें। मैं आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप पूछने में, मैं इसको करवा के फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मटेरियल बी 4 kg मटेरियल लग रहा है, इनटू पर केजी रेट 5.6, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 22.4। इसके बाद आ जाओ आप इस पे डायरेक्ट लेबर पे। डायरेक्ट लेबर वो कह रहे हैं कि जी 2 आवर्स लगते हैं, और पर आवर रेट उसने आपको बताया 7.4 है। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 14.8। जी आसान, बेसिकली 4 को मल्टीप्लाई किया 5.6 से, इसलिए 22.6 बनेगा, 22.4 बनेगा सॉरी। अच्छा, अब इसमें पैकिंग देखें, पैकिंग मेजरेबल है पर यूनिट, तो पैकिंग को हम प्राइमरी पैकिंग ट्रीट कर रहे हैं। पैकिंग को हम क्या ट्रीट करने लगे? प्राइमरी पैकिंग, क्योंकि मेजरेबल है पर यूनिट। ₹22 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स की है ये? 10 यूनिट्स की, तो पर यूनिट आ जाएगा 2.2। तो द प्राइम कॉस्ट इज हाँ जी, इन सारी पर यूनिट को जरा ऐड करें। 18.6, 22.4, 14.8 और 2.2, इनको ऐड करें। ये बता रहे हैं 58 आती है। 58 है पर यूनिट, 58 है पर यूनिट। ये हमने पर यूनिट कैलकुलेशन की, यानी कि एक यूनिट की 58 है, तो हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 15,000 यूनिट्स। ये बन जाएगी कितनी? 8,70,000। जी क्लियर है या नहीं? यस और नो? मैं ये बात कर रहा हूं कि मैंने इन सारी पर यूनिट्स को ऐड किया तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट निकली। प्राइम कॉस्ट मेरे पास आ रही 58, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 15,000 यूनिट्स। तो मेरे पास टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई 8,70,000 रुपीज। जी डन हो गया। अब जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास है 8,70,000 प्लस ये जो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हुए 60,000 के। 8,70,000 प्लस 60,000, 930,000।
सो 9 लाख। अब वो हमसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट है आपकी 9,30,000 प्लस 24,000 के नॉन प्रोडक्शन। ये बन गया 9,54,000। जी स्टूडेंट्स, इज डेट क्लियर और नॉट? एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर है आपको? इसकी भी पिक्चर लेना चाहें तो ले लें। ये पिक्चर ले लिया आपने? इसके आंसर्स भी नोट कर लें ऊपर एग्जाम्पल 2 के। ओके हो गया। अच्छा, वापस हम लोग आते हैं जी स्लाइड्स के ऊपर, देखते हैं और इसके अलावा मैंने आपको क्या काम दिया था करने के लिए। तो ये हमने कर लिया था, ये भी हो गया। हाँ, ये बस यही काम दिया था आपको करने के लिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं, आज ऑनवर्ड मूव करते हैं थोड़ा सा। अब जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज बेसिकली द प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। हमने दो क्लासिफिकेशन अभी तक डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया बाय नेचर क्लासिफिकेशन, और फिर हमने डिस्कस किया है बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड पीरियड क्लासिफिकेशन की,
जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्लासिफिकेशन की, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है। प्रोडक्ट कॉस्ट, जब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट, तो प्रोडक्ट कॉस्ट का बच्चे मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट आए उसको हम कहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है। किसी भी प्रोडक्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो हमारी कॉस्ट इनकर होती है, हम उसको कहते हैं कि ये हमारी क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। किसी भी प्रोडक्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है उसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जितनी भी हमारी कॉस्ट इनकर होती है उसकी क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जितना भी हमारा खर्चा आता है वो उसकी प्रोडक्ट की क्या कहलाती है, कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। और अगेन फॉर्मूला इसमें भी हमारा वही है, हमने फॉर्मूला प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जी अब आपको आवाज क्लियर आ रही है सान? प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और ज़ाहिर है इसमें प्रोडक्ट बनाने में जितना भी आपका मटेरियल यूज हो रहा है या आपकी लेबर यूज हो रही है या फिर आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल है। अब दूसरी चीज इसके अंदर, यानी कि इसमें अब हम करने क्या जा रहे हैं, इसमें हम करने ये जा रहे हैं कि हमारी कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं दो हिस्सों में। हम कह रहे हैं कि इसमें से कुछ हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है और कुछ हमारी पीरियड कॉस्ट है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि प्रोडक्ट बनाने पे जो कॉस्ट आ रही है, दैट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। जितना भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपकी क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इसके बाद आता है पीरियड कॉस्ट। जब हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट, तो पीरियड कॉस्ट का मतलब ये है, हसान मुझे आपकी क्वेश्चन की ना समझ नहीं आई, मेकिंग और बाइंग मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? देखें अब आती है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट होती है, एक फिक्स अमाउंट होती है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, पीरियड कॉस्ट कहते हैं फिक्स अमाउंट is paid after specific time interval irrespective of the production volume। यानी कि एक फिक्स अमाउंट जो हम एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद पे करते हैं,
इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी कि उसमें हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं ये चीज मैटर ही नहीं करती। हम थोड़ा बनाएं, ज्यादा बनाएं, कम बनाएं, वो इसमें मैटर नहीं करता। तो एक फिक्स अमाउंट जो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी कि प्रोडक्शन वॉल्यूम से उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसको कहते हैं कि ये हमारी क्या है, पीरियड कॉस्ट। इसकी अगर एग्जांपल्स में आए तो एग्जांपल्स में आ जाती है सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस भी इसमें आ जाती है, ठीक है। कोई भी फिक्स कॉस्ट, टैक्स भी आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि टैक्स भी हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे करते हैं। इसके अलावा इसमें आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स आ सकती हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स आ जाती हैं, रेंट है, सैलरीज हैं, इंश्योरेंस है, टैक्स है, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। तो ये एक फिक्स अमाउंट्स हैं जो हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे करनी होती है। इससे हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है या हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हसान, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो कॉस्ट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मेकिंग वाला काम आएगा, बाइंग वाला नहीं आएगा, यहाँ पे मेकिंग वाली बात होगी। जी, पीरियड कॉस्ट समझ में आया आपको या नहीं आया? देखिए ना, बिल्डिंग का रेंट है फॉर एग्जांपल 10,000, तो हम उस बिल्डिंग में 1 यूनिट बनाएं या 10,000 बनाएं या 1 करोड़ बनाएं, बिल्डिंग का रेंट तो 10 लाख 10,000 ही रहेगा ना। और बिल्डिंग का रेंट आपने पर मंथ पे करना है। अब वो बिल्डिंग का रेंट क्यों नहीं चेंज हो रहा प्रोडक्शन कम ज्यादा करने से? रीजन उसकी ये है कि जो हम रेंट दे रहे हैं वो हम नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से नहीं दे रहे, वो हम टाइम पीरियड के हिसाब से दे रहे हैं। यानी कि एक फिक्स अमाउंट हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे करनी है, उससे हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, गॉट इट। जैसे सैलरी है तो आप सैलरी 1 महीने के बाद पे करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, सैलरी फिक्स होती है। इंश्योरेंस भी हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे करते हैं, यानी कि जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा आप वो अमाउंट पे कर देंगे। जैसे रेंट है अगर पर मंथ, तो जैसे 1 महीना पूरा होगा आपने बिल्डिंग उसको रेंट पे कर देना। जी, गॉट इट। अब ये क्लासिफिकेशन आपको हेल्प करती है। एक तो आलमी यूजेज है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, एक्चुअल बजट को कंपेयर करें, अगर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है आपकी एक्सपेक्टेशन से या आपके प्लान से ज्यादा लग गई है तो उसके एक्शंस लेकर, डिसीजंस लेकर उसको कम करने की कोशिश करें। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सेकंड पर्पस इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ये आपको हेल्प करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट प्रोडक्शन कॉस्ट। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। इन्वेंट्री जो है वो हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर वैल्यू की जाती है। सो इसमें भी हम अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट अलग कर रहे हैं, सो लिहाजा ये हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी हेल्प करेगी। फिर तीसरा जो इसका यूजेज है वो है एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये जब हमारा आगे इंशाल्लाह एक चैप्टर आएगा एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग का, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे ये क्या होती है। ओके हो गया जी। सो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5 है। तो जब हम उस पर इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो फिर इसको
डिटेल में हम लोग जो है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। किसी को स्टिल कोई कंफ्यूजन अभी तक? ये तो थी हमारी प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। अब हम अपनी फाइनल क्लासिफिकेशन पर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी लेवल। जी, व्हाट इज एक्टिविटी लेवल? एक्टिविटी लेवल इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। एक्टिविटी लेवल क्या है? अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, यानी कि काम की जो मिकदार है या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी एक्टिविटी लेवल है। काम की मिकदार को, काम की क्वांटिटी को जो है वो हम एक्टिविटी लेवल का नाम देते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि हमारी कंपनी ने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 10,000 शर्ट्स जो हैं वो हमारी कंपनी ने प्रोड्यूस किए। 10,000 शर्ट्स जो हैं हमारी कंपनी ने प्रोड्यूस किए, तो 10,000 शर्ट्स आपका एक्टिविटी लेवल है। इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि हमारी कंपनी में 7,000 लेबर आवर्स काम हुआ, 7,000 लेबर आवर्स, तो 7,000 लेबर आवर्स क्या होंगे? ये भी आपका एक्टिविटी लेवल है, क्योंकि काम की क्वांटिटी को प्रेजेंट करते हैं। काम की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर हम कहते हैं कि 10,000 शर्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी लेवल है। 7,000 लेबर आवर्स काम हुआ, तो 37,000 लेबर आवर्स भी क्या है? एक्टिविटी लेवल। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि जी 5,000 मशीन आवर्स काम हुआ, तो 5,000 मशीन आवर्स भी जो है वो आपका क्या है? एक्टिविटी लेवल। ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो रही है तारिक साहब। अब अगर मैं कह रहा हूँ 10,000 शर्ट्स प्रोड्यूस किए, तो ऑब्वियसली जब से कंपनी बनी है तब से बात नहीं हो रही है, यानी कि इस करंट अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है, यानी कि जो भी हमारा एक साल खत्म हुआ है, जो हमने अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट किया है, इसमें हमने इतनी नंबर ऑफ शर्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, या इस एक साल के अंदर हमारी लेबर ने इतने आवर्स काम किया, या इस एक महीने में इतने मशीन आवर्स काम हुआ है। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हिसाब से ये बात हो रही। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट है, हम लोग पहले 1,000 यूनिट्स बना रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे? 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे हमारा जो खर्चा हो रहा था, डेट वाज 9 लाख। 9 लाख रुपया हमारा लग रहा था जब हम 1,000 यूनिट्स को क्या कहेंगे? यहाँ पे 1,000 यूनिट्स को क्या कहेंगे? यहाँ पे हम इस 1,000 यूनिट्स को क्या नाम देंगे? क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ही कहा कि जी हमने 1,000 यूनिट्स बनाए हैं, और 1,000 यूनिट्स बनाने पे हमारी 9 लाख रुपीस की कॉस्ट लगी है।
अब मेरा सवाल ये कि ये 1000 यूनिट्स क्या चीज, किस चीज को प्रेजेंट करता है? एक्टिविटी लेवल सर। जी एग्जैक्टली, शाबाश। ये कौन थे? कौन? सर। जी जायद साहब, शुक्रिया। तो ये जी आपका एक्टिविटी लेवल, 1000 यूनिट्स आपका क्या है? एक्टिविटी लेवल, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ वर्क है, काम की क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहा है। सो अब नेक्स्ट ये बात है इसके अंदर, हमने 1000 यूनिट्स बनाए तो हमारी कॉस्ट आई थी कितनी? 9 लाख रुपीस की। अच्छा, अब ये जो 9 लाख रुपीस थे, 9 लाख, ये हमारी कंपनी की टोटल कॉस्ट है। यानी कि इसमें आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि अगर कोई आपके हैं, और आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इसके अंदर शामिल है, यानी कि एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, सैलरीज वगैरह, बिजली के बिल, सब कुछ इसके अंदर शामिल है इस 9 लाख के अंदर। अब हमारी कंपनी ये कहती है कि हम लोगों ने पहले 1000 यूनिट्स बनाए थे, अब हमारा प्लान है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हम 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे? 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट आएगी। 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे आपकी कुछ कॉस्ट इनकर होगी। अब सवाल मेरा ये है कि अगर हम 1000 की बजाय 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे जो कॉस्ट हमारी लगेगी 12, वो 9 लाख से ज्यादा होगी, कम होगी, या 9 लाख ही होगी? सवाल फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम 1200 यूनिट्स बनाते हैं तो 1200 यूनिट्स बनाने पे जो हमारी कॉस्ट आएगी वो 9 लाख से ज्यादा होगी, 9 लाख से कम होगी, या 9 लाख ही होगी? हाँ जी, क्या कहते हैं? ज्यादा जी ज्यादा होगी। सर। बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, ज्यादा हो जाएगी। वजह यह है कि जाहिर है जब आपके यूनिट्स ज्यादा हो रहे हैं, यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो यूनिट्स के बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। यानी कि 1200 यूनिट्स पे जो खर्चा होगा टोटल कॉस्ट, वो 9 लाख से ज्यादा होगा। लेकिन अब मेरा एक सवाल है कि ये जो 9 लाख से जो हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी, ये हमारे यूनिट्स बढ़े, यानी कि हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हुआ, एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होने से हमारी टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आ गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक फर्दर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ है, यानी कि 1000 से बढ़ के 1200 यूनिट्स हो गया है, तो इस एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से, इस एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से क्या मेरी ये जो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुई है, तो क्या मेरे सारे कॉस्ट एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे? यानी कि ये बात सही है कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बट द क्वेश्चन इज कि क्या सारे कॉस्ट एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे? यानी कि मेरा सवाल ये कि जितने भी कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, टैक्स है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिजली के बिल हैं, इंश्योरेंस है, ठीक है, तो क्या ये सारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी? आसान को ख्याल कर लो। हाँ जी, कौन सी नहीं चेंज होंगी? अगर नहीं होंगी तो फिर कौन सी वाली चेंज नहीं होंगी? रेंट का सर, रेंट देखें, जब हमारा एक्टिविटी लेवल चेंज होगा तो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से कुछ कॉस्ट तो चेंज होंगी, लेकिन कुछ कॉस्ट चेंज नहीं होंगी। जैसे बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग का रेंट वही रहेगा जो हम पहले दे रहे थे, वही अब भी दे रहे होंगे। इंश्योरेंस हमारी वही रहेगी, इंश्योरेंस कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आपकी सैलरीज में कोई चेंज नहीं आएगा, सैलरीज वही रहेंगी।
हाँ, वेजेस चेंज होंगी। वेजेस होती हैं जैसे हम वर्कर्स को पर यूनिट वाइज पेमेंट कर रहे हो या पर आवर वाइज पेमेंट कर रहे हो, वो वेजेस होती हैं। तो वेजेस में चेंज आएगा, लेकिन रेंट में चेंज नहीं आएगा, इंश्योरेंस में चेंज नहीं आएगा, टैक्स में चेंज नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस चेंज होंगे, बिजली के बिल में चेंजेस आएंगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसकी थोड़ी सी समरी अगर निकाली जाए, तो कुछ कॉस्ट हमारी चेंज हो रही है एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से, और कुछ कॉस्ट हमारी एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं होती। तो इस चीज को हम कह रहे हैं, ये जो हम चेंज जो देख रहे हैं, ये जो हम चेंज देख रहे हैं कि एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से कुछ कॉस्ट चेंज हो रही हैं और कुछ कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, इसको कहते हैं कॉस्ट का बिहेवियर। इस चीज को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट का बिहेवियर। यानी कि एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से कुछ कॉस्ट तो चेंज हो गई, लेकिन कुछ कॉस्ट चेंज नहीं हुई। तो ये जो बिहेवियर है कि कुछ एक्टिविटी लेवल चेंज होने से कुछ कॉस्ट चेंज हो जाती हैं और कुछ कॉस्ट चेंज नहीं होती, इनको कहते हैं कि ये हमारा कॉस्ट बिहेवियर है। ये हमारी कॉस्ट का क्या है? बिहेवियर है। ये हमारी कॉस्ट का क्या है? बिहेवियर है। अब कॉस्ट बिहेवियर कैसे डिटरमिन किया जाता है? एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से। ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर कैन बी डिटरमिन्ड with the change in एक्टिविटी लेवल। यानी कि एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से हम कॉस्ट का बिहेवियर डिटरमिन कर सकते हैं। कॉस्ट बिहेवियर कैन बी डिटरमिन्ड विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। अब ये जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स, बिहेवियर दो किस्म का होता है। एक बिहेवियर होता है इन पर यूनिट, एक बिहेवियर होता है इन पर यूनिट, और एक बिहेवियर होता है इन टोटल। यानी कि कॉस्ट का बिहेवियर दो है, एक बिहेवियर पर यूनिट में होता है और एक बिहेवियर टोटल में होता है। तो कॉस्ट के दो बिहेवियर्स हैं, टोटल में और पर यूनिट में। कॉस्ट के दो बिहेवियर्स हैं, टोटल में और पर यूनिट में। इज दैट क्लियर और नॉट? कॉस्ट का बिहेवियर दो किस्म का होता है, एक बिहेवियर पर यूनिट में होता है और एक बिहेवियर टोटल में होता है। तो किसी भी कॉस्ट का जब हम डिटरमिन करना चाहें बिहेवियर, तो वो दो तरह का बिहेवियर होता है, एक पर यूनिट और एक टोटल। अब इस कॉन्सेप्ट की बेस पर हम अपनी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। बाय बिहेवियर क्लासिफिकेशन क्या है? द कॉस्ट बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल। यानी कि अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? अपनी कॉस्ट का बिहेवियर डिटरमिन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से जो बिहेवियर आता है कॉस्ट का, उसको अब हम इसमें डिटरमिन करेंगे। अब इसमें चार किस्म, यानी कि बिहेवियर वाइज हम कॉस्ट को चार चीजों में कैटेगराइज करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहली चीज क्या आती है? वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल बिहेवियर। ये क्या है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा बिहेवियर के अंदर आता है जी आपकी फिक्स कॉस्ट। थर्ड बिहेवियर में आता है आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट। और फोर्थ बिहेवियर आपका आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। तो ये चार किस्म के बिहेवियर्स जो हैं वो इस क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल करते हैं। ये चार किस्म के बिहेवियर्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इन चारों बिहेवियर्स पे हमारी डिस्कशन शुरू होगी विद इन 10 मिनट्स। आप नमाज पढ़ लें, नमाज ब्रेक कर लें। यहाँ पे 5:10 हुए हैं, तो एग्जैक्ट 5:20 पे हम लोग इंशाल्लाह दोबारा यहीं से रिज्यूम करेंगे। ठीक है जी, नमाज पढ़ लें सब लोग।
जी स्टूडेंट्स, आप लोग आ गए वापस? एक मिनट देख लें, और भी जो गया हुआ वो भी आ जाए पास पर। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अब हमने ये डिस्कस किया कि बाय बिहेवियर 4 किस्म की कॉस्ट है, यानी कि बिहेवियर वाइज 4 किस्म की कॉस्ट है। हम बिहेवियर वाइज कॉस्ट को 4 कैटेगरीज में स्प्लिट करते हैं। वन इज वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड इज फिक्स कॉस्ट, थर्ड वन इज स्टेप फिक्स कॉस्ट, और फोर्थ वन इज सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड, मिक्स्ड या टोटल कॉस्ट। तो हम इसमें बाय बिहेवियर में कॉस्ट को 4 चीजों में, 4 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अब इसमें आता है अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, देखें। वेरी मीन्स चेंज। जी, मैं ये कह रहा हूँ आसान साहब कि जो वर्ड है वेरिएबल कॉस्ट का, जो वर्ड है वेरिएबल कॉस्ट, ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम वेरी के वर्ड से। अब वेरी का मतलब है चेंज होना। वेरी मीन्स चेंज होना। हसन, अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? वेरी मीन चेंज होना। तो जब हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है अ कॉस्ट दैट वेरीज इन टोटल। ठीक है, वेरीज इन टोटल, टोटल में चेंज होती है, बट रिमेन्स कांस्टेंट इन पर यूनिट, लेकिन पर यूनिट में वो कांस्टेंट रहती है। देखा, 2 बिहेवियर्स वो बता रहा है, एक वो टोटल का बिहेवियर बता रहा है और दूसरा वो पर यूनिट का बिहेवियर बता रहा है। कहता है कि ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में क्या करे, वेरी करे। टोटल में बिहेवियर क्या है कि टोटल में चेंज होगी। टोटल का बिहेवियर क्या है कि टोटल में चेंज होगी, लेकिन पर यूनिट का बिहेवियर क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि पर यूनिट में चेंज नहीं होती। कब? विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, जब आपका एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा हो। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? डेट वेरीज इन टोटल, जो कि टोटल में वेरी करती है, बट रिमेन्स कांस्टेंट इन पर यूनिट, लेकिन पर यूनिट में वो कांस्टेंट रहती है। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। और ये कब है? 2 बिहेवियर, जब एक्टिविटी लेवल चेंज हो। यानी कि अगर ऐसी कॉस्ट कि जब एक्टिविटी लेवल चेंज हो तो वो टोटल में तो चेंज हो लेकिन पर यूनिट में चेंज ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूं,
विद एग्जाम्पल। देखो अगर मैं कहता हूं कि जी एक शर्ट बनाने के लिए, एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। 2 मीटर एट द रेट ₹100 पर मीटर इक्वल है ₹200 पर शर्ट। यानी कि ये फैब्रिक कॉस्ट की बात हो रही है। और फैब्रिक कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। फैब्रिक कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल। शर्ट में फैब्रिक क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। सो अब अगर हम यहां पर एक एक्टिविटी लेवल एज्यूम कर लें, दूसरा हम इसमें रेट कंसिडर कर लें, और तीसरा हम अमाउंट इसमें ले लें। अब देखो अगर हम एक शर्ट बनाएंगे, वी आर मेकिंग वन शर्ट, एक शर्ट पे जो रेट है वो है ₹200। अगर हम एक शर्ट बनाएं तो एक शर्ट बनाने पे जो फैब्रिक कॉस्ट है वो है 200, तो टोटल भी 200 होगी। अब अगर हम कहते हैं जी हम 5 शर्ट्स बनाएं, तो 5 शर्ट्स का भी पर शर्ट तो रेट उसका 200 ही होगा, लेकिन टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी? 1000। अगर हम कहते हैं हम 10 शर्ट्स बना रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि हम 10 शर्ट्स बना रहे हैं, और पर शर्ट रेट क्या है? 200, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2000। अगर हम शर्ट्स बना रहे हैं 100 शर्ट्स, और पर शर्ट रेट हमारे पास क्या है? 200, तो हमारी टोटल वैल्यू बन जाती है कितनी? 20,000। अब इसमें आप खुद देखो कि जैसे जैसे हमारा अगर एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है, तो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से हमारी टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन हमारी जो रेट है, हमारा जो पर शर्ट रेट था, जो फैब्रिक का जो रेट है, वो चेंज नहीं हो रहा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रह रहा है, चाहे एक शर्ट बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, 100 बनाए, हजारों बना लें, लाखों करोड़ों जितनी मर्जी बनाए, पर यूनिट बिहेवियर कांस्टेंट है। पर यूनिट रेट उसका कांस्टेंट रह रहा है, पर यूनिट रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर यूनिट रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन टोटल वैल्यू में चेंज आ रहा है। जैसे जैसे हमारा एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है, हमारी पर यूनिट जो रेट है वो तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन टोटल में वैल्यू वेरी कर रही है। सो इसका मतलब जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल, जैसे शर्ट में फैब्रिक जो है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, तो इस ये जो है इसका इसको हम कहेंगे कि ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि इसका बिहेवियर वेरिएबल है। इसका बिहेवियर क्या है? वेरिएबल है। इसका वेरिएबल बिहेवियर है। जी, इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी डायरेक्ट मटेरियल की। इसी तरीके से वर्कर की एग्जांपल भी एक ले लेते हैं लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से। बल्कि कहना चाहिए डायरेक्ट लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक्टिविटी लेवल, रेट एंड अमाउंट। अब देखो, अगर वर्कर 1 यूनिट बनाए, अगर वर्कर 1 यूनिट बनाता है, 1 यूनिट, हम उसको 1 यूनिट बनाने के बदले में 50 रुपीज देते हैं, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू भी 50 होगी। अगर वो 5 यूनिट्स बनाएगा, अगर वो क्या करेगा, 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, तो 50 के रेट पे कितनी अमाउंट पेमेंट होगी उसको, 250। अगर वो 10 यूनिट्स बनाता है, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो 50 के हिसाब से हम उसको पे करेंगे 500। इसी तरह अगर वो 100 यूनिट्स बनाएगा, तो 50 के हिसाब से हम उसको पे करेंगे 5000। हम उसको कितना पे करेंगे, 5000। हम उसको 5000 पे करेंगे। अब अगेन इसमें भी वही बात कि एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है, टोटल वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हमारी पर यूनिट वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, ये चेंज हो रही है, लेकिन एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है। यानी कि एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ, टोटल वैल्यू चेंज हुई, लेकिन पर यूनिट वाला पोर्शन जो है वो कांस्टेंट है, पर यूनिट वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी फिर वेरिएबल कॉस्ट होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आपकी क्या बन जाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आपकी क्या बन गई, वाई बिहेवियर वेरिएबल की कैटेगरी में आ गई। सेम केस विद, अगर हम रॉयल्टी की बात कर लें, रॉयल्टी पेड टू, रॉयल्टी पेड पर यूनिट, यानी कि अगर हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं पर यूनिट वाइज, देखो अगर वही केएफसी वाली एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें, तो केएफसी बॉडी कहती है कि जी आपने हमें पर मील 100 रुपीज पे करने हैं। अब अगर हम एक मील बेचेंगे तो 100 रुपीज देंगे, और अगर 2 मील सेल करते हैं तो हम उसको 200 देंगे। अगर 3 मील्स हम लोग सेल करते हैं तो हम 300 पे करेंगे। अगर हम 4 मील्स सेल करते हैं तो 4 मील सेल करने से हम 400 पे करेंगे। 5 मील सेल करते हैं तो 500 पे करेंगे। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मील्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ मील्स मतलब एक्टिविटी लेवल चेंज होगा, तो टोटल रॉयल्टी की कॉस्ट भी चेंज होगी, टोटल रॉयल्टी की कॉस्ट भी चेंज होती जाएगी। लेकिन पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। पर यूनिट कॉस्ट 100 है, वो 100 ही रहेगी, चाहे आप 1000 यूनिट्स की रॉयल्टी पे कर दें, चाहे आप 1,00,000 यूनिट्स की रॉयल्टी पे कर दें, ठीक है। पर यूनिट कांस्टेंट है लेकिन टोटल में चेंज है। और यही हम ऊपर कह रहे हैं कि ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में तो वेरी करे लेकिन पर यूनिट में वो कांस्टेंट रहे, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब नॉर्मल सिनेरियोज में अगर ये कह दिया जाए, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई शख्स ये कह दे कि नॉर्मली जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो वेरिएबल होती, नॉर्मली डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। नॉर्मली जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सम प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं are also treated as वेरिएबल कॉस्ट। कुछ आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐसे हैं जिनको हम
वेरिएबल कॉस्ट में ट्रीट करते हैं। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं नेल्स एंड ग्लू, नेल्स एंड ग्लू। अब नेल्स और ग्लू क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन हम जैसे जैसे जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा नेल्स और ग्लू का इस्तेमाल भी होगा। हम जितने ज्यादा नेल्स और ग्लू यूज करेंगे उतना ज्यादा, हम जितना ज्यादा नेल्स और ग्लू का यूजेज करेंगे उतनी ज्यादा हमारी जो नेल्स और ग्लू की कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। गॉट इट जी? स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? तो कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स में भी वेरिएबल हो सकती है। यानी कि ये कहना, अगर कोई स्टूडेंट ये कह दे कि जी सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होती है, तो ये जुमला गलत है, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी वेरिएबल हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी वेरिएबल हो सकती हैं। Some non-production overheads can also have कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी वेरिएबल बिहेवियर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी जो हैं वो वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे वेरिएबल की कैटेगरी में फॉल करते हैं? जैसे अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चार्ज हो पर यूनिट वाइज, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चार्ज हो रही है पर यूनिट के हिसाब से, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चार्ज हो रही है पर यूनिट के हिसाब से, कि भी अगर आप ये 1 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10 रुपए मिलेंगे, 2 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20 रुपीज मिलेंगे, 3 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30 रुपीज मिलेंगे, 4 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40 रुपीज मिलेंगे, 5 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50 रुपीज मिलेंगे। तो यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतनी ज्यादा जो है वो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होता है, तो इसका मतलब है कि कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से भी वेरिएबल हो सकते हैं। अब डायरेक्ट कॉस्ट तो नॉर्मली होती ही वेरिएबल है, डायरेक्ट कॉस्ट तो नॉर्मली होती ही बाय बिहेवियर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन कुछ हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स और कुछ हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी ऐसे हैं जो कि वेरिएबल हो सकते हैं। मैंने आप दोनों को आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। लेकिन अब अगेन वही बात, सारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरिएबल नहीं है, सारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरिएबल नहीं है, ठीक है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से कुछ वेरिएबल भी होते हैं, कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स फिक्स होते हैं, कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स स्टेप फिक्स हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके सेमी वेरिएबल हो सकते हैं। इसी तरीके से कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके वेरिएबल होते हैं, कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके फिक्स होते हैं, कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके स्टेप फिक्स होते हैं, कुछ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके सेमी वेरिएबल होते हैं। लेकिन जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है ये नॉर्मली वेरिएबल ही होती है। जी गॉट इट? ये इसके ग्राफ्स हैं। अब एक बात तो पहले मैं यहाँ पे वाजे कर दूं कि ग्राफ बनाने को कभी भी नहीं कहा जाएगा आपको एग्जाम, यानी कि पेपर में कभी भी एग्जामिनर आपको ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं कहेगा। अब सवाल ये है कि फिर हमें कहेगा क्या? तो वो हमें ये कहेगा कि जी वो ग्राफ की एक पिक्चर आपको दिखाएगा और उस पिक्चर से आपने डिटरमिन करना होगा कि ये किस चीज का ग्राफ है। यानी कि ये ग्राफ्स की जो शेप्स हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कॉस्ट के 2 बिहेवियर है, हर कॉस्ट, जैसे वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट के भी 2 बिहेवियर्स हैं। इसी तरीके से एक टोटल बिहेवियर है और दूसरा इसका पर यूनिट बिहेवियर है। तो जाहिर है जब कॉस्ट के 2 बिहेवियर हैं, एक टोटल में बिहेवियर है और एक पर यूनिट में बिहेवियर है, तो ऑब्वियसली फिर हमें इसके ग्राफ भी 2 प्लॉट करने पड़ेंगे, एक टोटल में उसका बिहेवियर शो करने के लिए और एक उसका
पर यूनिट कॉस्ट में, पर यूनिट में उसका बिहेवियर शो करने के लिए तो हमें दो ग्राफ्स जो हैं वो प्लॉट करने पड़ेंगे, एक टोटल में बिहेवियर शो करने के लिए और दूसरा पर यूनिट में उसका बिहेवियर शो करने के लिए। अब ये पर पहले हम इसके थोड़ी सी यहाँ पे वो कर देते हैं, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इधर आपके पास एक्टिविटी लेवल है यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है 0 से 100 की तरफ, 100 से 200, 200 से 300, अगर हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो हमारी टोटल में भी वैल्यू बढ़ती है। ये हमने पीछे एग्जांपल में भी शो की। ये देखें, अगर हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे थे तो साथ साथ हमारी कॉस्ट में भी इंक्रीज आता जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल में बिहेवियर ये है कि अगर हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ती है। अगर हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा तो वो हमारी कॉस्ट को भी बढ़ाएगा। अगर एक्टिविटी लेवल मजीद बढ़ेगा तो वो हमारी कॉस्ट को मजीद बढ़ाएगा। जी गॉट इट। तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन स्लोप में टोटल में इसका ग्राफ बनेगा। टोटल का ग्राफ क्लियर है आप सब लोगों को? इसी तरीके से अगर हम इसका पर यूनिट में ग्राफ ड्रॉ करें, पर यूनिट में भी आप वो निशान इसके जो है वो लगा लें, मार्क कर लें। ये एक्टिविटी लेवल्स हैं और ये यूनिट्स हैं, और इधर जो है वो आपके पास वैल्यूज हैं। इसका अगर हम ड्रॉ करें पर यूनिट में ग्राफ तो वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, लेकिन एक्टिविटी लेवल तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रही, आपकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रही। आप 100 यूनिट्स बनाएंगे तब भी कॉस्ट पर यूनिट वही है जो 200 यूनिट्स बनाने पे आपको कॉस्ट पर यूनिट पड़ रही है। यानी कि कॉस्ट पर यूनिट आपकी वही रहेगी, कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट जो कि टोटल में तो चेंज होती है। अगर इधर मेरा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इधर कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि टोटल में क्या था कि अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ता था तो कॉस्ट भी बढ़ती थी। लेकिन इधर क्या हो रहा है, पर यूनिट में एक्टिविटी लेवल तो बढ़ रहा है, एक्टिविटी लेवल तो बढ़ रहा है लेकिन पर यूनिट में वो कांस्टेंट रह रहा है, पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसी कॉस्ट को हम कहेंगे कि ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। मेरे ख्याल में आज यहीं तक रख लें या फिक्स भी डिस्कस कर लें।
जी क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट भी डिस्कस कर लें साथ, 5 मिनट ऊपर लग जाएंगे। कोई एक ही बंदा कह दे झूठे। चलें, ओके जी, यहीं तक रख लें। कल हम लोग इंशाल्लाह यहीं से ही जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये कि अब कल जब हम इसकी फिक्स कॉस्ट को डिस्कस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट की डिस्कशन से पहले ये बात याद रखें कि आपको जो वेरिएबल कॉस्ट है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर फिक्स कॉस्ट और बाकी कॉस्ट आपको नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि जब आप बाकी कॉस्ट डिस्कस करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट तो करेंगे ना कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। कमर साहब मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जल्दी में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।